ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। ये टॉपिक है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का। अब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है कि जो न्यूमिनेटर है वो जिस भी फॉर्म में है हमें उससे कोई गर्ज नहीं, ठीक है, उसको हल्का फुल्का सिंप्लीफाई कर लेंगे। बट पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई होगी? जब आपका जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टर्स की फॉर्म में होगा। फैक्टर्स की फॉर्म का मतलब है कि वो सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर बनाते हैं। मे भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें फैक्टर्स ऑलरेडी मौजूद हों, ठीक है, तो आपको फिर ये जो अभी हम स्टेप करेंगे वो नेसेसरी नहीं है करना। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आप इसको अलग करके लिखेंगे x² - 2x - 3। हम करेंगे मिडल टर्म ब्रेक, ठीक है। मिडल टर्म ब्रेक कैसे होगी इसकी, यहाँ लिख लेते हैं। मिडल टर्म ब्रेक के लिए हम मिडल टर्म को इसी तो छोड़ देंगे। मिडल टर्म के लिए इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि हम उन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर है -3, और जब उसको प्लस या माइनस करें तो आंसर है -2x, ठीक है। अच्छा, कैसे? -2 को हम ब्रेक करते हैं -3x + 1x। इसको करने की ट्रिक ये होती है कि आपको फैक्टर्स बनाने ना, तो आप हर वो फैक्टर बनाएं जिसको मल्टीप्लाई करने से 3 आंसर आता है, ठीक है। तो 1 × 3 एंड 3 × 1, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों में से डिसाइड करना है कि हमने चूज़ क्या करना है, दो मिडिल टर्म कैसे बनानी है। तो 1 × 3 द आंसर इज़ 3, और 3 × 1 द आंसर इज़ अगेन 3। बट हम चाहते हैं कि हमारे पास आंसर है -3, तो अगर हम इसके साथ माइनस लगाते हैं तो -3 × 1 द आंसर इज़ -3। बट यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करते हैं -3 + 1, तो हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म है वो वापस आ रही है, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक किस तरीके से कर लेंगे, आगे x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास x - 3, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को कॉमन लेंगे और बचेगा हमारे पास x - 3। कॉमन हमने इस तरीके से लेना है कि दो टर्म्स हमारे पास सेम आ जाए। दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ मिडल टर्म ब्रेक, ठीक है। सबसे पहले x लिखेंगे, फिर +1, ये आपकी आगे पहली टर्म, जो रिपीटेड टर्म्स हैं उनको हम एक दफ़ा लिख देंगे। तो अब आपका जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज हो चुका है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 × x द आंसर इज़ 4x, 4 × 4 द आंसर इज़ 16, और जो आपका डिनोमिनेटर था अब वो इसके बजाय ये हो गया है 3x + 1 एंड x - 3। पेपर में भी क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली इस तरीके से आए तो ये स्टेप करने की कोई नीड नहीं है, आपने क्वेश्चन को इसके आगे से शुरू कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं। 4x - 16 अपॉन x + 1 और x - 3, ये हमारे बन गए फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखो हम लिखेंगे a और सबसे पहला फैक्टर लिख देंगे x + 1, ठीक है। हमारे पास कितने फैक्टर और है, एक और है, लिखेंगे प्लस, हमेशा प्लस का साइन आएगा, फिर डालेंगे b और उसके बाद लिख देंगे x - 3। फॉर सपोज आपके पास एक और फैक्टर है तो आप लिखते हैं +c और अपॉन में वो वाला फैक्टर लिख देंगे, ठीक है। ये स्टेप करने के बाद ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ये वो स्टेप्स है जो इस टाइप के हर क्वेश्चन में रिपीट होंगे, हर क्वेश्चन में यही स्टेप लगेंगे, ठीक है। तो आपने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है एलसीएम। दोनों टर्म्स क्या हैं, डिफरेंट है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x + 1 x - 3। बेसिक एलसीएम लेने का तरीका क्या है, बहुत सारे बच्चे इस ही स्टेप में गलती कर देते हैं। बेसिक सा एलसीएम है, आपने क्या करना है, अगर दोनों टर्म्स सेम नहीं है तो उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब पूरा जो डिनोमिनेटर है आपका, आप इसको उठाएंगे, आप इसको इससे डिवाइड करवाएंगे। कैसे, इसको हम रफ वर्क में करके चेक करते हैं। x + 1 और x - 3, ये हमारा आ गया होल का एलसीएम। इसको हम पहली वाली टर्म से क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है हमारे पास, x - 3। जो भी आंसर बचेगा उसको उसके ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ऊपर क्या मौजूद था, a, और a को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया है, x - 3 से, x - 3। ये आपकी ये वाली टर्म डन हो गई। अगेन यही स्टेप आप दोबारा रिपीट करेंगे, प्लस का साइन डालेंगे, ये आपका एलसीएम मौजूद है, दोबारा से रेफर कर लेते हैं। x + 1 एंड x - 3। हमने अब इसको
इससे डिवाइड करवाना है, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 से हमने इसको डिवाइड करवा दिया, ठीक है। तो सेम थे, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा x प्लस 1। तो अब आप x प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो bx प्लस 1। अब ये थी सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे ये स्टेप आपको ना करने पड़े और डायरेक्टली आप सॉल्व करने के काबिल हो, कैसे करना है? सिंपल सी ट्रिक क्या है, जब आप दो एलिमेंट जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब सेम ना हो, आपने यूँ लिखें, तो आप ये वाला स्टेप किए बगैर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आंसर क्या आएगा। कैसे? यहाँ जो एलिमेंट है उसको यहाँ लिख दें, यहाँ जो एलिमेंट है उसको यहाँ लिख दें, तो ये देखें यही हुआ है कि ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। आपको ये वाला स्टेप करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये वाली साइड है x प्लस 1 और x माइनस 3, इस स्टेप पे मैंने आपसे कहा इसका पैटर्न हर जगह रिपीट होता है, तो ये और ये दोनों हमेशा सेम आएंगे। तो इस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अगर ये कैंसिल आउट नहीं हो रही तो मतलब आपने यहाँ पर कहीं मसला किया है या फिर आपने मिडिल टर्म ब्रेक गलत किया है, क्योंकि इस पॉइंट पे इनको कट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो आपका क्वेश्चन गलत सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो कि रिमेनिंग है हम उसको लिख देंगे, 4x माइनस 16 ax माइनस 3 प्लस bx प्लस 1। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये मेन है, सबसे पहले आपने देखना है दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या करना है, हर तरीके से ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से होगा, सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे हम x की वैल्यू, क्या करेंगे, x की वैल्यू लेट करेंगे। क्या होगी x की वैल्यू, x की वैल्यू होगी जो सबसे पहला फैक्टर है, हमारा पहला फैक्टर क्या है, x प्लस 1, तो हम इसको लेंगे इक्वल 0 के। किसके इक्वल लेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। तो जब ये प्लस का 1 यहाँ जाएगा इट विल बिकम माइनस 1, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू पहले क्या आ गई, -1। तो आपको ये वाला स्टेप करने की नीड नहीं है, आप यहीं से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर +1 है तो दूसरी साइड पर जाके -1 हो जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू आ गई -1। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। यहाँ इसलिए मैंने आपको ये लिखवाया था कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप वैल्यू सही पुट कर सकें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ इस साइड पे वैल्यू पुट कर देते हैं, इस साइड पे नहीं, आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड पे वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 4x की जगह क्या लिखेंगे, -1 माइनस 16 इक्वल्स टू a -1 -3 प्लस b -1 एंड +1, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगी कि आइडेंटिफाई करेंगे हम कि कहाँ हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और कहाँ हमने वैल्यूज़ को पुट नहीं करना। तो अब ये बन जाएगा -4 और ये बन जाएगा -16। हम आते हैं आगे, ये भी बन जाएगा हमारे पास -4 और ये देखें -1 + 1 इट विल बिकम 0। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 द आंसर इज 0। तो इसको लिखने की नीड ही नहीं है। ये बन जाएगा आपके पास 20 और ये बन जाएगा एक, ये आप पहले लिख लें -4a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a को यहाँ ले आएंगे और ये बन जाएगा -20 और ये हो जाएगा माइनस से माइनस 4 1 4 5 सही है। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। इस तरीके से सबसे पहले आपके पास आ गई a की वैल्यू। अब हम ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक कैसे पता चलेगी कि भाई आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू आएगी किसकी, कैसे पता चलेगा, हम आते हैं पीछे। आपने फैक्टर की वैल्यू कौन से कंसीडर की थी, x इक्वल्स टू -1 कहाँ से कंसीडर किया था, पहले फैक्टर से। तो जिस फैक्टर की वैल्यू उठाई है आंसर उसी वेरिएबल का आएगा, ठीक है। हमने अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर b का ही आएगा। कैसे पता चलेगा, देखें यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आपको पता चल जाएगा ना कि आपके पास आंसर a का ही आ रहा है तो आपको ये वाला पार्ट करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अभी आप नेक्स्ट में देखेंगे पैटर्न रिपीट होगा कैसे, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो a का पैटर्न क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसे b का हुआ था और हमारे पास आंसर आया था a का। अब हम आंसर निकालते हैं b का। लेट x इक्वल्स टू, नेक्स्ट फैक्टर उठाते हैं, यहाँ माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा, ठीक है। हम वैल्यू पुट करते हैं, 4 3 माइनस 16 इक्वल्स टू ए 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो अगर ये मैं ना भी लिखूं तो भी परफेक्ट है। बी 3 एंड प्लस 1, ओके। 4 3 12 16, ये हमारी पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। और ये हो गया 4b, सही। तो अगर हम ये 0 लिखें ना लिखें तो कोई इशू है भी नहीं, सही। ये बन जाएगा -4 इक्वल्स टू 4b। आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। आपका 95% क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें मेन पर्पस क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसको यहाँ पर हम पुट भी करेंगे, ठीक है। तो a और b की वैल्यू को पुट करेंगे हम इस पूरी इक्वेशन में, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन लिखेंगे, 4x माइनस 16, ये हमारा रफ वर्क है। ये अगर आप लोग करना चाहते हैं पेपर की साइड पे कर सकते हैं। x प्लस 1 x माइनस 3, इसकी क्या वैल्यूज आ रही हैं, a की वैल्यू हमारी क्या आई है 5, तो ये बन जाएगा 5 अपॉन x प्लस 1, ये आपका आ गया पहला आंसर, प्लस का साइन डालेंगे। b की वैल्यू क्या है -1 अपॉन x माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये माइनस का साइन यहाँ से हटा के आप यहाँ लिख दें, तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। डेटा आपके पास गिवन है कि एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स को डिवाइड किया गया है टेबल्स में, और उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है जिनके इतने मार्क्स हैं, इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। और आपके पास कहा गया है कि आप फाइंड आउट करें अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते ताकि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाए। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ, ठीक है। अब ये f क्या है, x क्या है, समीशन क्या है, वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट गिवन है ये आपका है f, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं x, ठीक है। x क्या है, x को बेसिकली हम कहते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। x क्या होता है हमारे पास, मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखें, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप इसको इसमें प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। लेट्स कंसीडर दिस x2 एंड x1 डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2। तो जब आप 29 प्लस 25 करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 27। बेसिकली अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ देख सकते हैं कि इनके बीच का नंबर कौन सा है, क्योंकि इनकी रेंज थोड़ी छोटी है तो आइडेंटिफाई करना आसान है। अगर रेंज बड़ी हो तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, यहाँ आएगा आपके पास 27 आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं डायरेक्टली। 27 दैट इज 32 37 42 एंड 47, सारे सब पे सेम फॉर्मूला लगेगा ये वाला, और आपके पास सारी क्वांटिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब आप देखें आपको क्या क्या चाहिए, x चाहिए और f चाहिए, ठीक है। हमारे पास f भी है और x भी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप ये भी पहले निकाल सकते हैं। तो आप समीशन ऑफ f निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से समीशन ऑफ f ऑफ x निकालने के लिए f ऑफ x को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम f ऑफ x निकालते हैं, ठीक है। f ऑफ x का क्या मतलब है, सिंपली आपने इसको f को x से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 27 इज 243, 576, 1295, ये आप कैलकुलेटर से कर लेना, 235, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चों को लगता है कि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, हालांकि सबसे आसान है। सिर्फ इसमें
टेबल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल सी है। सबसे पहले आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी उसकी हम क्या कर लेंगे, समीशन। फ्रीक्वेंसी की समीशन आ रही है हमारे पास 84, मतलब हमने इन सबको ऐड कर लिया, 9 + 18 + 35 + 17 + 5। इसी तरीके से आप एफ ऑफ एक्स को ऐड कर लेंगे। समीशन का मतलब सबका सम। तो एफ ऑफ एक्स जो भी था हमारा, इसको हमने जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3063। अब आपके फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी सब हमारे पास मौजूद हैं। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समीशन ऑफ एफ। हम इसको करेंगे डिवाइड। इसको डिवाइड करने पे आपके पास आंसर आ रहा है 36.46। तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक मीन। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता और इसको सॉल्व करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। सो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले इसके कुछ बेसिक्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये एक टेबल है, सही है, रेशो टेबल है कि वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो साइन 0 पे वैल्यू होती है 0, साइन 30 पे होती है 1/2, इस तरीके से। और ये जो 30 है, 30 डिग्री है, ये रेडियन में कन्वर्टेड है। इसको हम एक नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि रेडियन को डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ये MCQs में भी आते हैं, ठीक है। तो इसको हम MCQ वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका चार्ट है, इसको अगर आप मेमोराइज कर सकते हैं कर लें, बाय द टाइम ये वैल्यूज़ याद हो जाती हैं। लेकिन सबसे जो मेन ट्रिक है इस क्वेश्चन के लिए वो ये है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर स्टिल पेंटेड ब्लैक। अब ये मैंने क्या लिखा है, ये एक याद करने की ट्रिक है। जैसे S इज़ फॉर साइन थीटा, P इज़ फॉर परपेंडिकुलर, H इज़ फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हम आते हैं cos थीटा इक्वल्स टू B/H एंड अगेन tan थीटा, T इज़ फॉर tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B, ठीक है। ये सारे रेशियोज किसके लिए होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होते हैं। ये हमारे पास है बेस, ये साइड कहलाती है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, दैट साइड इज नोन एज अ परपेंडिकुलर, और ये कहलाती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द ग्राउंड। एक लैडर है जो कि ग्राउंड के साथ एक 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब हम प्लेस कर लेते हैं, मे भी कुछ यहाँ हो वो, सही है, ठीक है। अच्छा, एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 6 मीटर, और इसकी जो हाइट हमें गिवन है, हाइट इसकी जो गिवन है वो कितनी है, 6 मीटर ऑलरेडी गिवन है ऑन द वॉल। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास बन जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म जनरेट कर लेगा। तो क्योंकि हम ग्राउंड पे हैं, सही है, ग्राउंड से बात कर रहे हैं तो हम लगाते हैं इस पे साइन थीटा। साइन थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, P/H, सही है। अब आप देखें कि आपके पास इसका एंगल ऑलरेडी गिवन है। एंगल क्या गिवन है हमारे पास, साइन 60 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर, ये वाली जो साइड है, खैर ये परपेंडिकुलर है हमारा, ये वाली जो साइड है हमारे पास गिवन है कितनी है, 6, और हमें H फाइंड आउट करना है। इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, हम कह देते हैं कि इसको लेट H बी L या फिर लेंथ, ठीक है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अल्फ़ाबेट को चेंज कर सकते हैं, सही है। अच्छा, तो हमें L को फाइंड आउट करना है। तो आप देखें साइन 60, इसमें बेसिक से इसमें जो है सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन 60 आप ढूंढेंगे यहाँ पे। साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो हम इस पूरे की जगह लिख देंगे √3/2। 6 यहीं पर रहेगा और L चला जाएगा डिवाइड में, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ भेजेंगे, L इज इक्वल्स टू 3/√3। अगर आप चाहते हैं तो इसको पॉइंट में करके भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा मीटर में। मोस्ट प्रेफरेबल ये है कि आप इसको पॉइंट में करके लिख लें। कैलकुलेटर में आप लिखें 3/√3, उसका जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ से कंटिन्यू कर देना, ऐसे लिखना ज़्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं, ठीक है।
6.93 इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा, और इसका आंसर आएगा हमेशा मीटर में। यूनिट लिखना हम कभी भी नहीं भूलते, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से सॉल्व।